पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। यहाँ देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवोम, जैवमंडल। अब इन चारों ऑप्शन में से एक ही सही है। देखिए बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं और तुरंत इसका आंसर जलमंडल लगा देते हैं, जो कि गलत आंसर है। पृथ्वी पर जल सबसे अधिक मात्रा में है, पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह जलमंडल में नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ होता है? जो पारिस्थितिक तंत्र है वह ऐसी जगह पर उपयुक्त होता है जहाँ पर जीवन सुलभ हो। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जल, वायु और ज़मीन, इन तीनों का क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र जो है जीवन यापन के लिए चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे मनुष्य हो गया, तो अब मनुष्य कहाँ जीवन जिएगा? मनुष्य के लिए पानी भी चाहिए, ज़मीन भी चाहिए, है ना, और उसको वायु भी चाहिए। ये तीनों जो क्षेत्र है वो जैवमंडल के अंतर्गत आता है। किसी भी जीव के लिए आप बात करेंगे, उसको सांस के लिए वायु चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए और ज़मीन चाहिए। जो जल में रहते हैं उनको भी वायु चाहिए। तो जैवमंडल इसका सही जवाब है। इसको हम एक डायग्राम से देखेंगे। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र मतलब ज़मीन, वायु और जो जल है, इसका जो कॉमन रीजन होता है वो हमारा जैवमंडल कहलाता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदानी क्षेत्र है? या कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मैदानी क्षेत्र, जो घास के मैदानी क्षेत्र हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो है ट्रेंड किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके कैंटरबरी, पम्पास, डाउन्स और प्रेरी। तो मैं इन चारों ऑप्शन को, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, मैं इनको आपको कंफर्मली बताऊँगा कि कौन क्या है। तो कैंटरबरी, जो आपके कैंटरबरी है, वो जो कैंटरबरी है तो फ्रेंड्स ये न्यूजीलैंड में घास के मैदान को कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। और जो पम्पास है ये भी बहुत पूछा गया हुआ है। तो पम्पास आपका साउथ अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका। और जो क्वेश्चन का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया का घासी मैदान क्षेत्र, उसको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। और जो प्रेरी है फ्रेंड्स, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ के घास के मैदानी क्षेत्र को, घास वाले क्षेत्र को या उनके घास को हम प्रेरी के नाम से जानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंड किया हुआ है यूपी टेट में। तो देखिए, विषुवतीय वर्षा वन और किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जो विषुवतीय वर्षा वन है, इसका दूसरा नाम क्या है, या इन्हें हम किस और नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन का मीन्स है। तो देखिए, जो विषुवतीय वर्षा वन होते हैं, इनको हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। सेल्वास वन यानी विषुवतीय वर्षा वन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेशनल पार्क से क्वेश्चन रिलेट किया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस एनिमल के लिए वहाँ पर फेमस है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया हुआ है असम, तो ये आपका गलत है। असम जो आपका है वो असम जो स्टेट है, वहाँ पर मानस राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है, मानस नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा हुआ है। मध्य प्रदेश कान्हा नेशनल पार्क वहाँ पर बिलोंग करता है। और गुजरात, जी हाँ बिल्कुल, गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है और यह जो है शेर के लिए प्रसिद्ध है। और जो फ्रेंड्स महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और जो महाराष्ट्र में एक जगह है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ का जो पानी है उसका रंग बदल रहा है। वो एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा सरोवर है, या कह लीजिए कि एक झील है जिसका पानी चेंज हो रहा है। इसके बारे में जितनी जानकारी आपको हो, आप हमें कमेंट करके बताएं कि मैं किस झील की बात कर रहा हूँ जिसका रंग परिवर्तन हो रहा है। काफ़ी चर्चा का विषय रहा है फ्रेंड्स। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हम हर क्वेश्चन जो आया यहाँ है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताएंगे।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ देखिए 22 मार्च, अप्रैल, मई तीनों रिलेटेड हैं। ये 22 का आज हम आंकड़ा आपको कंफर्म कर देंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे, जैसा कि आपके चैनल का नाम है डाउट क्लियर, DK डाउट क्लियर। तो फ्रेंड्स 22 मार्च जो 22 मार्च है, इस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ओके, एकदम आप इसको कंफर्म रहेंगे। 22 मार्च वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, और जो 22 अप्रैल है वो अर्थ डे है, पृथ्वी दिवस। और जो आपका 22 मार्च, यहाँ 22 मई लिखा हुआ है, 22 मई ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका है विश्व जैव विविधता दिवस। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आप हमें कमेंट में बताएंगे कि 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जो 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस है, इस बार जो 2021 में सेलिब्रेट किया गया था, तो इसका थीम क्या था पूछ सकता है। अक्सर पेपर में आपको थीम पूछे जा रहे हैं। तो इस बार जैव विविधता दिवस का जो थीम था, तो हमारे समाधान प्रकृति में है, यह जो है आपके विश्व जैव विविधता दिवस का थीम था 2021 के लिए। आइए, वेलकम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सारी के सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। चूने का पत्थर कौन सी सेल का उदाहरण है? क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। चूने का पत्थर कौन सी सेल का उदाहरण है? रूपांतरित, आग्नेय सेल, ज्वालामुखी या अवसादी सेल। तो इन चार ऑप्शनों में सबसे पहले हम ऑप्शन समझते हैं रूपांतरित सेल क्या होता है। जैसे रूपांतरित सेल, इसके पहले हम बताते हैं कि आग्नेय सेल क्या होता है। तो आग्नेय सेल ज्वालामुखी के फल से जो मैग्मा होते हैं वो ठंडे होकर के जो सेल का निर्माण करते हैं, वो बहुत ही कठोर होता है और इसमें जीव के अंश नहीं होते हैं, तो इसको हम आग्नेय सेल कहते हैं। और जो अवसादी सेल होता है, अवसादी सेल इसको हम वलित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। जैसे जो आपका हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत अब जो बना हुआ है, भले वहाँ पर दो नदियाँ थी, नदियों के बीच में जो मिट्टी होती है, तो नदियाँ आपस में मिलती थी, तो वहाँ पे बहुत ही गहरा खाई था, तो मिट्टी नदियों द्वारा लाया गया और फिर धीरे धीरे वो ऊंचा उठते चला गया, तो इसको हम वलित के नाम से भी जानते हैं। तो आज भी हम देख रहे हैं कि जो हिमालय है वो ऊपर उठ रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में चूना पत्थर जो होता है वो अवसादी सेल का उदाहरण है। इसमें परतें होती हैं, एक परत के बाद इसके ऊपर दूसरी परत की चढ़ती है, इस तरीके से जो पर्वत का निर्माण होता है उसको हम अवसादी पर्वत या सेल कहते हैं। तो चूना का पत्थर इसका उदाहरण है। जो अवसादी सेल होते हैं यह बाद में रूपांतरित हो सकते हैं, और इनके रूपांतरित होने के बाद इनको हम रूपांतरित सेल कहते हैं। जैसे आपके स्लेट हो गया, संगमरमर हो गया, तो ये रूपांतरित सेल के उदाहरण होते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये कंफर्म हुआ होगा। ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, गजब के क्वेश्चन है। इनमें से कौन अन्य तीनों से विषम है? यानी कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, सबको आप पढ़े हुए हैं। अब बहुत ही सिंपल है, लेकिन गलतियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, और इसको थोड़ा सा केयर करिए। बच्चे यहाँ पे फटाक से कार्बन डाइऑक्साइड मार देंगे या हाइड्रोजन मार देंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। यहाँ पे सही जवाब है सोडियम। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसें हैं, लेकिन सोडियम आपका मेटल है, धातु है। ओके, इस तरीके से इसको समझेंगे। आइए, वेलकम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, आजकल के ईवीएस क्वेश्चन में कहीं कहीं से जीके करंट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, इनमें से किस त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? बिहू, ओणम, पोंगल या बैसाखी? तो इसका जो सही जवाब है, देखिए, बिहू असम का है, और ओणम आपका जो है केरल का त्यौहार है, और यह एक फसल त्यौहार है, और इसी समय फसल उत्सव मनाते हैं और उसमें नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। तो ओणम केरल से संबंधित है और इसी दिन नौका दौड़ का आयोजन होता है। पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है, और बैसाखी जो है आपका, आप तो बैसाखी पंजाबी, अब इसको भी कहना पड़ेगा। बैसाखी कहाँ से है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ओणम, ऑप्शन नंबर बी, केरल। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कान के लिए औसत ध्वनि तीव्रता कितनी है?
यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंफर्म हो रहे हैं कि सबसे पहले जानेंगे आप ध्वनि का मात्रा क्या होता है। उसको हम हर्ट्ज, बहुत से बच्चे अगर मिस्टेक कर जाते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ध्वनि का मेजरमेंट हम डेसिबल में करते हैं। और कान के लिए सबसे सुग्राही जो होता है 60 70, 60 बहुत थोड़ा होता है, 70 अच्छा होता है। बट यहाँ पर सही जवाब आपका 80 होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत एक से एक नंबर 10 आपका जो क्वेश्चन है अपने आप में 3-4 क्वेश्चन रखा हुआ है। तो देखिए, पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है रेन गेज, सिस्मोग्राफ, सिस्कोग्राफ, ओडोमीटर। तो हर क्वेश्चन को याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अब यहाँ पे रेन गेज है, रेन मतलब वर्षा, तो रेन गेज से हम बारिश का माप करते होंगे। सिस्मोग्राफ, अब सिस्मोग्राफ को आप जानते होंगे, है ना, अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में जानकारी हम उससे कर सकते हैं। ओडोमीटर डिस्टेंस मापता है ना, गाड़ी की जो स्पीड होती है ओडोमीटर के द्वारा मापी जाती है कंफर्मली। तो यहाँ बचा है ऑप्शन नंबर सी, पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त कौन सा होगा यहाँ पे, सिस्कोग्राफ। तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन ईवीएस के यहाँ पर फिनिश हुए। और ऐसे ही हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आए हुए ट्रेंड किए हुए क्वेश्चन हम आपको लेकर के जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना स्नेह और प्यार बनाए रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल DK क्लियर ऑल डाउट के साथ। और जाते जाते हम आपके लिए एक क्वेश्चन दे के जा रहे हैं और इसका जवाब आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल, बहुत ही आसान सा सवाल है। और अब वक्त है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने का। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए, खुश रहिए। बेस्ट ऑफ